आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को। क्या है? बायोलॉजी का चैप्टर 2, इसके पहले जैव प्रक्रम को पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयन। प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर 1 बाई 1 आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, या इसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है। वहां से जाकर आप लोग प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो नोट्स दिया जा रहा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है, जिसको पढ़कर 95% आप लोग आसानी से ला सकते हैं। इससे बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए उतने ही सफिशियंट है जितना आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सभी को एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। आप चलिए नियंत्रण एवं समन्वयन में। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वयन क्या होते हैं। देखिए, एग्जाम के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ, इसलिए प्रतिदिन जो आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप लोग देखा करिए, और उसमें से किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए कि किस प्रकार से समस्याएं कहाँ पर है, तो उसको हम एक अलग से आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उसके ऊपर हम आपके लिए अपलोड कर दिया करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप समझते हैं कि नियंत्रण क्या होता है, आखिरकार समन्वय क्या होता है। देखिए, शब्द क्या है? पहले नियंत्रण। अब कहा जाता है नियंत्रण, कहा जाता है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं कि नियंत्रण क्या। देखिए, पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। देखो, सिंपल सा कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसके पास, जो सजीव प्राणी है, क्या कहते हैं, सजीव प्राणी में कुछ न कुछ क्या होती है। देखिए, सजीवों और निर्जीवों में कुछ अलग तरीके से जो भिन्नताएं पाई जाती है वो क्या करती है, तो वो का सिंपल सा कहा जाता है कि जो सजीव होती हैं उसमें एक सोचने व समझने तथा अपने शरीर को नियंत्रित करने की प्रतिक्रियाएं होती है। तो जो इसमें कहा जा रहा है वो प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा होती है, वो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा अपने आप को एक गति प्रदान करना या अपने शरीर के लिए एक बैलेंस बनाना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। अब कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति, सिंपल सा है कि अगर हम जंतु में देखते हैं तो मान लीजिए मनुष्य हो गए तथा आप लोग मान लीजिए जानवर हो गए। तो इसमें कहा जाता है कि जानवरों में तथा मनुष्य में, इन दोनों में नियंत्रण होता है। लेकिन अब बात आती है सजीव में, किसमें, पादपों में। पादप में नियंत्रण की संभावनाएं तो होती है, लेकिन ये अपने शरीर को हार्मोन्स के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करते हैं। तो इसके आगे वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के एक पादप अपने आप को नियंत्रित करते हैं, और हम लोग धीरे धीरे क्रमशः पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक जंतु एक अपने शरीर का नियंत्रण करते हैं। तो अब हम चलते हैं, नियंत्रण हो गया। अब आगे क्या है, समन्वयन क्या है। देखिए, क्या है, समन्वय में उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय। देखिए, कहा जा रहा है कि सिंपल सा समन्वय। देखिए, अगर तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार से समन्वयन होना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि ग्रुप में, ये सिंपल से देखिए, एक टूर्नामेंट में या कहा जाता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, मान लीजिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी को
कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एक कैप्टन करता है। कौन करता है? एक कैप्टन करता है। तो कहा जा रहा है कि कैप्टन एक तरीके से क्या हो गया, ये नियंत्रण का कार्य कर रहा है, लेकिन अब 11 खिलाड़ी में आपस में एक क्या है, समन्वयन है या तो सामंजस्य है, जिसको कहा जाता है समन्वयन। तो सिंपल सा कहा जाता है कि एक टूर्नामेंट को या कहा जाता है कि क्रिकेट मैच को जीतने के लिए इन दोनों की आवश्यकता उतनी ही जरूरी होती है जितना मैच को जीतने के लिए। तो कहा जाता है नियंत्रण और समन्वयन दोनों ही एक जीव के लिए ये क्या कहता है, दोनों ही एक जीव के लिए क्या कहता है, अहम भूमिका निभाता है। कैसे? जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे शरीर को बैलेंस बनाने के लिए जैसे कहा जाता है कि मनुष्य दिमाग से सोचता है, तो कहा जाता है कि उसकी तंत्रिका तंत्र के साथ सोचता है, लेकिन उसका विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं वो क्या कहता है, एक दूसरे का समन्वय स्थापित करते हैं। इसी को कहा जाता है समन्वय। अब देखिए अगला क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक क्या है? वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जीव किसके द्वारा, वातावरण के अनुसार। जैसे कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में क्या है, ठंड के मौसम में, गर्म के मौसम में, बरसात के मौसम में, तो प्रत्येक जीव क्या कहता है, अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया निभाता है। किसके अनुसार? सक्रिय होकर। कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में हम वातावरण के अनुसार ठंड के समय में क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो किसके द्वारा? ठंड में सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है उद्दीपक के रूप में कहा जाता है। तो सिंपल से क्या उद्दीपक? वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं वह और सक्रिय रहते हैं, उसे उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्रायः उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। कहा जा रहा है कि जो उद्दीपक की प्रक्रिया होती है वो क्या उनके शरीर अंग की विभिन्न गति के रूप में होती है। अगला हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र। देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव को नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम लोग एक एक करके तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? देखिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और शरीर की सबसे छोटी और शरीर की सबसे बड़ी। देखिए लंबी कोशिका अलग हो गई और बड़ी कोशिका अलग हो गई और छोटी कोशिका अलग हो गई। इन तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लंबी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की, सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होती है। आगे देखिए क्या नियंत्रण, क्या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में देखिए सिंपल सिंपल सा क्या है, ऊतक। तंत्रिका तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतक एक क्या करता है, न्यूरॉन के बने होते। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के प्रत्येक जीव की शरीर का निर्माण पहले किसी कोशिका से, कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, फिर अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से फिर एक शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कहा जाता है कि तंत्रिका के सबसे छोटे इकाई क्या कहलाती है, उसकी न्यूरॉन्स कहलाती है। अब कहा जा रहा है कि यह कहा जाता है कि न्यूरॉन किसकी छोटी इकाई होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई होती है। आगे देखिए देखिए एक क्लास आपके लिए पूरा का एक रिवीजन के थ्रू है, ना कि आपको डीप में। अगर डीप में पढ़ना है तो इसके संबंधी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम देखा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना क्या होती है। देखिए एक न्यूरॉन्स की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी। कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिका सबसे जटिल तथा सबसे लंबी, लगभग में कितना 1.5 मीटर से लेकर 4 मीटर तक लंबी होती है। कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की जो लंबाई होती है लगभग में 1.5 मीटर से लेकर 4 मीटर लंबी होती है तथा इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत ही जटिल होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणी अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती। कहा जा रहा है कि भ्रूणा अवस्था में या भ्रूणी अवस्था में जो जीव होते हैं उसकी तंत्रिका कोशिकाएं एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। अगला कार्य कि इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए 3 भाग
देखिए 3 भाग कोशिका काय, जिसे साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं तथा एक्सॉन कहते हैं। सिंपल सा है कि आपके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? साइटोन होते हैं, डेंड्रॉन हो गया तथा एक्सॉन होते हैं। अब इसके सबसे एक एक कर सभी भाग को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए आगे, उस प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव में जो अनुक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। तो उसमें मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण। 5 चरण में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये प्रत्येक जीव में जो जंतु होते हैं सभी में ये 5 प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? उद्दीपन का कार्य करते हैं। उद्दीपन क्या होता है अभी आप लोग को समझाया गया है। अब उसमें देखा जाता है ग्राही अंग, मतलब क्या, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उसको क्या कहते हैं? उद्दीपक को महसूस करते हैं। फिर उसके बाद ये जो महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? ये संवेदना मार्ग के द्वारा किसको सूचना देते हैं? मस्तिष्क को देते हैं। फिर मस्तिष्क फिर क्या कहता है? ये प्रेरक मार्ग के द्वारा, या कहा जाता है मस्तिष्क फिर किसको सूचना देती है? अपवाहक अंग को देती है। अब उसके बाद हमारे शरीर क्या कहते हैं? उसके प्रति अनुक्रिया महसूस करती है। अब सिंपल से देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं होती है तथा अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो मस्तिष्क के में कुछ चीज काम कार्य को हम लोग इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारे क्या होती है? इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो वो क्रियाएं होती है। तो अब कहा जा रहा है कि उन क्रियाओं को करने के लिए 5 प्रावस्था होती है। और पहला का उद्दीपक, दूसरा ग्राही अंग, तीसरा मस्तिष्क, चौथा अपवाहक अंग, फिर पांचवा अनुक्रिया होती है। तो मतलब उद्दीपक से अनुक्रिया के बीच में कितनी प्रावस्था होती है? 3 प्रावस्था होती है। कौन कौन से? ग्राही अंग, मस्तिष्क तथा अपवाहक। मतलब बीच में मस्तिष्क होता है, मतलब बीच में सूचनाएं आती है, फिर सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है, फिर सूचना को ही पहुंचाने का कार्य किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। अब देखिए सिंपल सा है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को जरूर भेजिए, और किस प्रकार से कैसे क्लास लगती है इसकी प्रतिक्रिया को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग हमको हम लोग देखे हैं। साइटन था, डेंड्रॉन था तथा एक्सॉन था। अब हम इसकी संरचना को एकदम अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार। देखिए कहा जा रहा है कि जो तंत्रिका क्या है, कोशिका का या साइटन होते हैं। देखिए यहाँ पर साइटन को देखा जाता है कि देखिए क्या है? साइटोन या कोशिका काय। कोशिका काय कहा जा रहा है कि देखिए अब पूरी संरचना को देखा जा रहा है तो इसमें देखिए क्या दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर आपका कोशिका काय है। तो नंबर 1 भाग बोला गया कोशिका काय। कोशिका काय देखिए यहाँ पर केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कोशिका काय होती है यह तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। देखिए जहाँ पर केंद्रक होता है, केंद्रक किसी भी कोशिका का मुख्य भाग होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन की संरचना होती है, न्यूरॉन्स में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? कोशिका काय का होती है। जिसको कहा जा रहा है कि यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होती है तथा इसमें एक केंद्रक व चारों ओर, कहा जा रहा है एक केंद्रक होता है तथा इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? इसके चारों तरफ कोशिका द्रव होता है जो प्रोटीन युक्त, क्या कहता है? एक प्रकार की प्रोटीन युक्त निशिल की कण के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? निशिल की कण, या कहा जाता है अगला देखिए क्या? निशिल के कण क्या होते हैं? निशिल की कण के द्वारा बने होते हैं। या कहा जाता है कि निशिल के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स के पहले किसमें? केंद्रक में, या तक कहा जाता है कि कोशिका काय के भागों में पाया जाता है जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच में मौजूद होता है, जिसे निशिल की कण कहा जाता है। तो एक कहा जाता है एक न्यूरॉन्स के सबसे मुख्य भाग होते हैं। दूसरा देखा जा रहा है डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए डेंड्रान कहा जा रहा है कि जो डेंड्रान होता है, देखिए आप लोग डेंड्राइट कहाँ पे है यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए डेंड्रॉन्स जो होते हैं, अब डेंड्रॉन्स को देखिए, डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्रॉन्स को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या कहलाता है? वृश्चिकाय।
अब वृक्षिकाय का तात्पर्य यहाँ पर यह है, देखिए ये वृक्ष की जड़ के समान संरचना दिखाई देती है। क्या है? ये वृक्ष के जड़ के समान देखिए संरचना ये जो दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी क्या होती हैं? डेंड्रॉन्स होते हैं, या इसी को वृक्षाकाय कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यह कोशिका काय से निकल कर क्या कहते हैं? यह कोशिका काय से निकले प्रवर्धक होते हैं जिनमें अनेक शाखाएं मौजूद होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि वृक्ष के समान संरचनाएं जो न्यूरॉन्स में मौजूद होती है, ये सभी के सभी क्या करते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स के बीच में क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन के बीच में अनेक शाखाएं जो बटी होती है, इसी को डेंड्राइट्स कहा जाता है। कहा जा रहा है देखिए केंद्रक के या कहा जाता है कि कोशिका काय के भागों के अलग अलग शाखाएं बटी होती है जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन्स के भी अनेक शाखाएं होती है जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य दो भाग हो गए, कौन कौन से? साइटोन हो गए और डेंड्रॉन हो गए। अब तीसरा हम लोग चलते हैं एक्सॉन की ओर। अब देखिए एक्सॉन क्या होता है, देखिए नाम से यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये आपके किसका भाग है? डेंड्रॉन्स का भाग है। तो अब ये जो संरचनाएं होती है इसको हम लोग देखते हैं कि ये कोशिका का से क्या होता है? न्यूरेलेमा क्या होता है? न्यूरिलेमा में बंद लंबा होता है। कहा जाता है कि यह न्यूरिलेमा, देखिए यहाँ पर एक संरचना पाई जा रही है जो न्यूरिलेमा होती है। तो कहा जा रहा है कि कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद लंबा मोटा व बेलनाकार प्रवर्धक होता है। देखिए इस जो संरचनाएं होती है सिंपल सा दिखने में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से होती है। लंबा है, मोटा तथा बेलनाकार होता है। यह किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा है। कहा जाता है कि ये किसी भी पेशी से तथा कहा जा रहा है कि उसकी ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा होता है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, आप लोग उसके नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है। अब कहा जा रहा है कि एक्सॉन तथा न्यूरिलेमा के बीच में एक वसी पदार्थ होता है जिसे नोड ऑफ रेनवीर्स कहा जाता है। क्या? रेनवीर्स की नोड पर टूटा हुआ होता है। अब सिंपल सा समझ सकते हैं कि इस जो शाखाएं होती है इन्हीं के द्वारा संवेदना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरे की पूरी संरचना को किसके? न्यूरॉन्स की संरचना को स्पष्ट रूप से समझे। एक संरचना आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 1 से 2 बार इस संरचना को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में संरचनाएं भी आती है। तो कहा जा रहा है कि न्यूरॉन्स की संरचना का वर्णन करिए। तो न्यूरॉन्स की संरचना को आप लोगों को स्पष्ट रूप से सचित्र वर्णन करना है। तो न्यूरॉन्स की संरचना बनाने के बाद इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, वृक्षाकाय व तंत्रिकाक्ष होते हैं। या तो कहा जा सकता है कि इसे साइटोन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन होते हैं। इसकी किस प्रकार से भूमिकाएं होती है इसको अब हम लोग अच्छे से समझे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की ओर कि इसको किस प्रकार से पीडीएफ क्या होता है, इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखा जा रहा है कि जो ग्राही होती है क्या होती है। देखिए क्या है ग्राही, ग्राही क्या है? एक कोशिका कहा जाता है, एक कोशिका या कोशिका का समूह होता है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसे ग्राही कहा जाता है। अब ग्राही के प्रकार क्या होते हैं? ग्राही के निम्न प्रकार हैं, जिसको नंबर 1 कर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि पहला क्या है? प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही क्या होता है? देखिए इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते, देखिए जो प्रकाशग्राही मतलब क्या? ऐसा शरीर का अंग जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं उसे प्रकाशग्राही कहते हैं। तो अब इस प्रकार से प्रकाशग्राही हो गया। तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रकाश के लिए आवश्यक होता है? आँख जो होता है यह प्रकाश के समय ही ये अपनी क्या होता है? ये संवेदनशील होते हैं या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरा उष्माग्राही। अब कहा जा रहा है कि शरीर का वह भाग जो उष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है उसे कहा जाता है उष्माग्राही। तो इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए उष्मा के कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसके लिए आवश्यक त्वचा होती है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ध्वनिग्राही। ध्वनि में कहा जा रहा है कि शरीर का वह अंग जो ध्वनि के प्रति अपनी संवेदना या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे संवेदन क्या ध्वनिग्राही कहा जाता है। जैसे इसके लिए आवश्यक कौन सा होता है, हमारे शरीर का कान हो जाता है, लेकिन ये आप ठीक है कान हो गया। अगला देखा जा रहा है कि घ्राणग्राही। घ्राणग्राही कहा जा रहा है कि गंध के प्रति कहा जा रहा है कि घ्राणग्राही मतलब क्या, गंध के प्रति संवेदना व्यक्त करने का कार्य किसका होता है, नाक का होता है। अगला कहा जाता है स्वादग्राही। स्वाद के प्रति अनुक्रिया या संवेदनशीलता व्यक्त करना किसका कार्य होता है, जीवा का होता है। इस प्रकार से ग्राही के आधार पर मुख्य रूप से निम्न 5 भाग थे। कौन कौन सा, प्रकाशग्राही प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ऊष्माग्राही ऊष्मा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनिग्राही ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, घ्राणग्राही गंध के प्रति संवेदनशीलता तथा स्वादग्राही स्वाद के प्रति संवेदनशीलता होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, देखिए आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा। अब ये 5 के 5 ग्राही ही आपके 5 तत्व या 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अक्सर का हम लोग सिर्फ नाम ही समझते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब किस प्रकार से ये संवेदनशीलता होती है और क्यों पांचों अंग को अपना ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रकाशग्राही होती है, एक ऊष्माग्राही होती है, एक ध्वनिग्राही होती है, एक घ्राणग्राही होती है तथा एक स्वादग्राही होती है। आगे देखा जा रहा है कि ये सभी के सभी का कनेक्शन किसके साथ होता है, आपके मस्तिष्क के साथ होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें देखा जाता है डेंड्रान। अब कहा जाता है जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है कोशिका का जिससे होकर सूचनाएं क्या करती है, विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती। कहा जा रहा है कि कोशिका काय क्या होती है, इसके ऊपर अभी आपको समझाया गया है। इसको थोड़ा समझिए कि इसमें इससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती है। अगला कार्य एक्जान क्या होती है, जहां इस आवेश का परिवर्तन रासायनिक संकेत के में किया जाता है जिससे यह आगे संचारित हो जाता है, इसे एक्जान कहा जाता है। तो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के या न्यूरॉन्स की जो संरचनाएं थी इसको स्पष्ट रूप से समझे। अब इसके ऊपर क्या थोड़ा सा आपके क्या मुख्य रूप से क्या भाग होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझे। लेकिन जब न्यूरॉन्स के बारे में आता है तो आपको कोशिका काय या साइटोन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन के रूप में स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया है। इसकी संरचना को बनाकर इसमें को कुछ पॉइंट को लिख देने से आपका कॉपी की लिखावट भी सुंदर हो जाएगी, प्लस आपको जो कॉपी होगी इसको एग्जामिनर को अधिक से अधिक प्रभावित भी करती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि नोट्स है क्या, अगला देखिए क्या नोट देखिए, दो तंत्रिका के बीच जहाँ से ये आपस में जुड़ते हैं या सदैव बहुत ही छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतर्ग्रहण या सिनेप्स कहा जाता है। कहा जा रहा है कि दो तंत्रिका के बीच के भाग को जो रिक्त स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है या इसी को अंतर्ग्रथन कहा जाता है। सिंपल से समझिए कि सिनेप्स क्या है, दो तंत्रिकाओं के बीच क्या होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच एक छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्स कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए सिंपल सा है, जैसे कोशिका की परिभाषा को हम लोग देखते हैं तो कोशिका को कहा जाता है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो सिंपल सा सेम शब्द वही रहेगा, बस क्या तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब क्या देखा, तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितने हैं, तो तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग है। कौन कौन से, यहाँ पे देखते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका या बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका होती है। या कहा जा सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स या तो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें देखिए संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क की ओर ले जाने का कार्य किसका होता है, ये
संवेदी तंत्रिका का होता है। कहा जा रहा है कि ये अंग में संवेदना को ग्रहण करते हैं तथा तंत्रिका कोशिकी तंत्र या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका या मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है कि यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका का कार्य था इस शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं। और फिर क्या कहता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये मस्तिष्क से पूरी पेशियों में सूचनाओं को पहुंचाते हैं। अब कहा जा रहा है कि बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों को ले जाता है। कहने का मतलब इस संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर तीनों प्रकार की घटनाएं घटती है। किसमें, हमारे मस्तिष्क में। तो संवेदी तंत्रिकाएं ये भी कार्य करती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये भी करती है तथा बहुध्रुवी संवेदी तंत्रिका कोशिका इस शरीर से मस्तिष्क तक जाती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये मस्तिष्क से पेशियों तक पहुंचाती है। और जो बहुध्रुवी होती है, सिंपल सा बहुध्रुवी मतलब क्या, ये बहुत मतलब चारों तरफ एक गति करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह ऐसी सब होती है जो मस्तिष्क के संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य किसका था, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका का होता है। आगे देखा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य की ओर हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है कि तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती है। कहा जा रहा है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये एक दूसरे से मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करती है। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। ये तंत्रिका कोशिका के मुख्य कार्य होते हैं। अब आगे देखिए क्या तंत्रिका आवेश क्या होते हैं। तंत्रिका आवेश के ऊपर हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेश कहलाता है। कहा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेश कहलाता है। अब कहा जा रहा है कि तंत्रिका आवेश के बाद युग्मानुबंधन। देखिए अब युग्मानुबंधन में क्या होता है कि वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच बनता है, जिसे युग्मानुबंधन कहा जाता है। देखिए सिंपल सा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन, कौन सा एक्सॉन का भाग हो गया, एक्सॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रान तक, कौन सा डेंड्रान तक के बीच क्या पाया जाता है, युग्मानुबंधन की क्रिया कहलाता है। या कहा जाता है कि एक्सॉन तथा डेंड्रॉन के बीच बनने वाले बंध को ही युग्मानुबंधन कहा जाता है। देखिए युग्मक शब्द जहां पर आएगा वहां पर मतलब जोड़े की बात किया जा रहा है, और बंध मतलब क्या है, जोड़ा। तो कहा जाता है कि युग्मानुबंधन तो एक एक्सॉन तथा दूसरे डेंड्राइट के बीच के बने बंध को युग्मानुबंधन कहा जाता है। अगला देखिए क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है, तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिवर्ती करते। कहा जा रहा है कि
तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है और यह वह क्रिया है जिससे हम यंत्रवत करते हैं। कहा जा रहा है कि सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य या उसके प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिवर्ती क्रिया का होता है। जैसे कहा जा रहा है कि गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ क्या हो जाते, अचानक से दूर हट जाते हैं। यह क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। कहा जा रहा है कि जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार या सोच कर करते हैं, जिसे कहा जाता है कि ऐच्छिक क्रिया तथा अनैच्छिक क्रिया। अचानक से पैर के नीचे सांप आ जाना, हम बिना मस्तिष्क को सूचना पहुंचाए हम लोग क्या कहते हैं, कई कदम ऊंचाई पर उछल जाते हैं। तो क्यों, वो डर हो जाता है, जिसके कारण वो क्रिया कौन सी होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। वही कार्य होता है कि अचानक से प्लेट छू जाने से हमारा क्या दूर हाथ क्या होता है, दूर हट जाता है। एक इसका कार्य का किसका कार्य होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का होता है। अगला कहा जा रहा है कि वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं वे सभी के सभी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। या तो प्रतिवर्ती क्रिया को हम कह सकते हैं या एक अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यह क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। अब कहा जा रहा है कि टहलना, वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। अतः हम टहलना एक ऐच्छिक क्रियाएं होती है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होने वाली वही घटना होती है जो मस्तिष्क के इच्छा के अनुसार होती है। वे सभी के सभी ऐच्छिक होती है। जो कार्य मस्तिष्क की सूचना के अनुसार कार्य नहीं करती है वहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं कार्य करती है, वहाँ वो क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया होती है। आगे देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अगला क्या है, प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। कहा जा रहा है कि जो प्रतिवर्ती चाप होता है यह किसी भी अनुक्रिया को शीघ्रता से होने देता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां पर आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका का निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। कहा जाए आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका, मतलब एक तंत्रिका आ रही और एक तंत्रिका जा रही, मतलब एक दूसरे को जहाँ पर मिलती है उसी को कहा जा रहा है कि संपूर्ण शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है जिसे प्रतिवर्ती चाप जिसे मेरुरज्जु से बनते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से इतना कवर किए हैं कि तंत्रिका तंत्र तथा उसके संबंधी जितने भी तंत्रिका कोशिका के प्रकार थे तथा तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करती है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। ये आपके पार्ट 1 था। इसके पहले इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा जिसमें मानव मस्तिष्क तथा पादप संबंधी जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है सभी को। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा बोरियस लगने लगता है पढ़ाई में। तो इसलिए आप लोगों को हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नोट्स को आपके लिए प्रोवाइड किया जाए और अच्छा कंटेंट आपको भी दिया जाए। तो इसलिए आज इतना ही। कल मिलते हैं नए पार्ट, नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस या हम कहेंगे विज्ञान के चैप्टर 6
जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर को कवर कर दिया गया है, जिसके वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है तथा उसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा। वहां से आप लोग जाकर पूरे के पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज तथा वन शॉट वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आज की मानव मस्तिष्क क्या है, जीव विज्ञान का जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, नियंत्रण तथा समन्वय की क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं, न्यूरॉन्स में कितने कितने भागों का कौन कौन से उसका कार्य क्या होती है, न्यूरॉन्स की संरचना या तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अपलोड किए गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क क्या है। मानव मस्तिष्क क्या है कि मानव मस्तिष्क में देखा जाता है कि ये देखिए, मानव मस्तिष्क सिंपल से पहले कहा जाता है कि ये तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। ये भाग कौन से होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग ही मानव मस्तिष्क का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, या जिसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखा जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह कहा जाता है कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो मानव मस्तिष्क होता है किस तंत्र का भाग होता है। तो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपको इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क का भाग है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS भी कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यह पृष्ठीय तथा नलिकाकार होती है। कहा जाता है कि यह कैसे होती है, पृष्ठीय तथा नलिकाकार होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क के बारे में थोड़े छोटे से छोटे एकदम जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक एक कर सभी को कवर करते हैं। तो मानव मस्तिष्क में देखा जाता है कि देखिए सिंपल सा है कि मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है, जो कपाल में सुरक्षित रहता है तथा यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। तो सिंपल सा है कि इसके बाहरी कवर होते हैं जो इसकी क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है इसमें मनुष्य के देखिए क्या, मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है यह अत्यंत विकसित परंतु अति कोमल अंग होता है। कहा जाता है कि ये क्या होता है, बहुत ही कोमल अंग होता है, जिसकी बाहरी त्रिस्तरीय झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो कहा जा रहा है कि कोमल अंग होता है, कोमल अंग के कारण इसकी बाहरी परत क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है, जिसे कपाल कहा जाता है। कहा जाता है इसका आयतन लगभग में 1200 सीसी से 1500 सीसी तक। कहा जाता है कि जो इसका आयतन होता है, जो कपाल का आयतन होता है, आयतन में देखा जाता है तो 1200 सीसी से लेकर लगभग में 1500 सीसी तक होता है। अब कहा जा रहा है कि यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क होता है इसके चारों ओर झिल्ली का दोहरा आवरण होता है। मतलब क्या, ये दो दोहरी आवरण से क्या कहता है, ये घिरा होता है। दोनों झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। कहा जा रहा है कि 2 परत के बीच में कुछ ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, जो क्या कहते हैं, बाहरी आघात से या बाहरी आघात से या बाहरी किसी भी प्रकार से चोट लगने या बाहरी रूप से किसी भी प्रकार का उसके ऊपर घाव या चोट पहुंचने की से क्या कहता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन, देखिए मस्तिष्क के भाग की बात करते हैं तो मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक कर सभी को। देखिए अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसको अच्छे से यहाँ से कवर किया जाता है। देखिए अग्र मस्तिष्क क्या होती है, इसके अंतर्गत घ्राण पिंड, कहा जाता है कि इसके अंतर्गत घ्राण पिंड
प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिस फ्लान आते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए सिंपल सा है कि देखिए अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है या इसी को कहा जाता है सेरिबेलम। क्या सेरिब्रम, क्या है सेरिब्रम होता है। तो कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिस फ्लान आते हैं। घ्राण पिंड पिंड अभी इसके ऊपर पढ़े हैं कि गंध, क्या है गंध ज्ञान के, प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने, तर्क शक्ति इत्यादि की, तथा डाइसेफेलॉन भूख प्यास नींद ताप नियंत्रण उपापचय इत्यादि के केंद्र होती है। कहा जा रहा है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। इसमें एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है डाइसेफेलॉन होता है। और प्रमस्तिष्क में जो होता है, प्रमस्तिष्क में कौन सा होता है, जिसमें घ्राण पिंड होता है। घ्राण पिंड का मुख्य कार्य होता है गंध का पता लगना। तो गंध की पता लगाने का कार्य किसका होता है, घ्राण पिंड के प्रमस्तिष्क का, जिसमें प्रमस्तिष्क में स्मृति, सोचने विचारने तथा तर्क करने की क्षमताएं होती है। जिसे कहा जाता है कि तर्क करना या विचारना कि जैसे किसमें गंध कैसी है, अच्छा है खराब है, किस प्रकार से, उसमें किसका कार्य होता है, घ्राण पिंड या प्रमस्तिष्क का होता है। उसी के बाद कहा जाता है कि जो डाइसेफेलॉन होता है, इसमें भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ताप नियंत्रण, उपापचय की क्रियाएं किसके कारण होती है, डाइसेफेलॉन के कारण होती है। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो प्रमस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क जो होता है यह शरीर के एक क्या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग में 9/10, मतलब क्या पूरे मस्तिष्क का 9 हिस्सा, मतलब 10 हिस्से में 9 हिस्सा कौन है, अग्र मस्तिष्क या प्रम मस्तिष्क होता है। प्रम मस्तिष्क धूसर पदार्थ या ग्रे कलर तथा श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। कहा जाता है कि इसका जो स्वाद रंग की बात किया जाता है तो इसका रंग जो होता है यह धूसर पदार्थ या कहा जाता है कि श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क को एक लंबी खांच दाएं व बाएं गोलार्धों में विभक्त रहता है। कहा जाता है कि ये दाएं और बाएं गोलार्ध में ये विभक्त होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है इसमें देखा जाता है कि इसमें अभी घ्राण होता है तथा साइनेप्सिस होता है। तो साइनेप्सिस जो होता है इसमें भूख प्यास और अब इसी में कहा जाता है कि देखिए इसके और अलग अलग भाग कौन कौन, देखिए उसके बाद देखा जा रहा है कि जो प्रमस्तिष्क होता है इसमें स्मृति केंद्र, केंद्रक तथा सोचने विचारने का केंद्र इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, ये सभी कार्य किसके द्वारा क्या संचालित किया जाता है, प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित किया जाता है। तो मस्तिष्क ही क्या करता है, घृणा करता है, प्रेम करता है, क्या करता है, दुख व भय, ये सभी के सभी केंद्र किसके होते हैं, क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग क्या होता है, हाई क्या डाइसेफेलॉन का होता है, क्या डाइसेफेलॉन का होता है। अब ये डाइसेफेलॉन ही ये के बारे में हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से संरचनाएं एक क्या कहता है अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। अब कहा जा रहा है कि जो डाइसेफेलॉन है इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, जो डाइसेफेलॉन होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, थैलेमस थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या होते हैं। देखिए जो थैलेमस होता है, थैलेमस दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है। जो थैलेमस होता है किसका कार्य होता है, ये दर्द का, फिर ठंडा का, गर्म को पहचानने का कार्य किसका होता है, थैलेमस का होता है। तथा जबकि हाइपोथैलेमस होता है भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण का जो केंद्र होता है यह हाइपोथैलेमस का होता है। ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। कहा जा रहा है कि ये किसको नियंत्रित करते हैं, तो यह वसा और कार्बो क्या देखिए यह वसा
तथा कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब कहा जाता है कि जो डाइसेफेलॉन होता है, ये ताप नियंत्रण उपापचय तथा जनन क्रिया, ये सभी के सभी क्रियाओं को क्या कहता है, नियंत्रित तथा नियमन करता है। इस प्रकार से कहा जाता है जो डाइसेफेलॉन होता है, यह हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि लगी होती है। कहा जाता है कि जो डाइसेफेलॉन होते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि द्वारा लगी होती है। इस प्रकार से हम लोग अग्र मस्तिष्क या प्रम मस्तिष्क के बारे में अध्ययन की। अगला हम देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होती हैं? देखिए, मध्य मस्तिष्क में देखा जाता है कि इसी को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, या इसी को सेरिबेलम कहा जाता है। देखिए, सेरिबेलम, CERUBELLUM, सेरिबेलम हो जाएगा। अब देखिए, कहा जाएगा कि यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है तथा यह दो भागों में विभक्त होता है। जैसे कहा जाता है इसमें चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी के सभी गति के सभी कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कहा जाता है कि शरीर का संतुलन भी इसी से बनता है। कहा जाता है कि देखिए, अब कहा जाता है कि हार्ड वर्क, सिंपल से कहा जाता है कि जितने भी कार्य किए जाते हैं, चलना, दौड़ना, गति करना, कूदना, ये सभी के सभी कार्य होते हैं, तो उन्हीं में क्या होता है, शरीर का संतुलन भी बनता है। तो कहा जाता है कि शरीर में संतुलन किसके द्वारा होता है? मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का होता है। कहा जाता है मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृढ़ ज्ञान कराता है, दृष्टि ज्ञान कराता है, जिसके द्वारा कहता है चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी के सभी कार्य अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, या कहा जाता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा या मस्तिष्क पुच्छ कहा जाता है। अब इसमें देखा जाता है इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पॉन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ, ये सभी के सभी आते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह अनुमस्तिष्क के सबसे सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह बेलनाकार होता है। यह भाग श्वास तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र, ये कहा जाता है कि सिंपल से कह सकते हैं कि ये जो भाग होता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं में कार्य करता है। इस प्रकार से मस्तिष्क के भाग को देखिए, अब हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप लोग अभी बता दिया गया है कि ये जो क्या प्रमस्तिष्क होता है, ये शरीर का 9/10वां भाग होता है। कहा जाता है कि पूरे मस्तिष्क का 9 हिस्सा क्या प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क में देखिए मुख्य रूप से इसके 2 भाग थे। कौन कौन से थे? अब इसमें से देखा जा रहा था, एक घ्राण था, एक डाइसेफेलॉन था। डाइसेफेलॉन के 2 भाग थे, एक थैलेमस तथा एक हाइपोथैलेमस होते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस के भागों को देखा जाता है, ये सभी के सभी भाग क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, ये देखिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग थे। कौन कौन से? यहाँ पे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। अनुमस्तिष्क में देखिए यहाँ पर हो जाता है। अब कहा जाता है कि ऑक्सीपिटल पॉली, देखिए ये मस्तिष्क के बीच में एक आता है, आपस में जो ज्वाइंट होते हैं, इसी को ऑक्सीपिटल पॉली कहा जाता है। अब इसके बीच वाले भागों को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य होता है, जिसके इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है, इसी को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहा जाता है। अब देखिए इसके मध्य भाग में देखा जाता है, यहाँ पे थैलेमस होता है। थैलेमस का क्या कार्य होता है, उसके ऊपर आपको समझा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है, मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भागों को मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है। अब इसमें पैराइटल पॉली जाता है, मतलब अलग अलग भागों में जो बटन, मतलब पॉली मतलब क्या, अलग अलग भागों में बटना, तो इसी को भाग कहा जाता है कि पैराइटल पॉली कहा जाता है। अब पैराइटल पॉली के बाद देखा जाता है कि इसमें कुछ मात्रा में फ्रंटल पॉली होती है। देखिए, पैराइटल पॉली ऊपर होती है और फ्रंटल पॉली मतलब क्या, नीचे होती है। अब कहा जाता है इसमें घ्राण पिंड होते हैं। घ्राण पिंडों के बाद जो स्वाद का पता लगाने के लिए था, किसका, गंध का पता लगाने के लिए। अब कहा जाता है कि इन्हीं के बीच में यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस था। अब इनके नीचे में क्या, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, देखो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो ये हमेशा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। देखिए, मास्टर ग्लैंड कौन है, पीयूष ग्रंथि, और मास्टर ग्लैंडों का ग्लैंड कौन सा है, ये हाइपोथैलेमस होता है।
अब कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के बीचले भाग में कहा जाता है कि इसमें पिनियल काय होता है। अब इसके बीच वाले भागों को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में एक जो भाग होते हैं मध्य मस्तिष्क का होता है। अब मध्य मस्तिष्क के निचले हिस्से भागों को मेडुला ऑब्लोंगेटा या पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है, जो मेरु रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। अब मेरु ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती है, या एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये कहा जाता है कि अब इसकी संरचना को आकार के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले बांटा जाएगा प्रमस्तिष्क, फिर उसके बाद दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा का क्रम क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा, या तो कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क का होता है। इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना को, ये मस्तिष्क की संरचना को आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके इसकी संरचना को भी स्पष्ट रूप से बनाने के लिए कह देता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से उसको नहीं, कम से कम आपको लोग मस्तिष्क की संरचना को समझने के बाद प्रमस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क क्या है, उसमें अनुमस्तिष्क क्या होती है, इसमें पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और उसी पॉइंट को आप लोग एग्जाम में क्या एग्जाम कॉपी में लिख कर आएंगे तो आपको अच्छा नंबर आपके एग्जाम में आता है। आगे देखा जाता है कि पॉन्स क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे समझते हैं। देखिए पॉन्स क्या है, इसके ऊपर अच्छे से देखा जा रहा है कि पॉन्स देखिए अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, पॉन्स का होता है। अगला कहा जाए कि अनुमस्तिष्क में देखा जाता है प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगला कहा जा रहा है कि मस्तिष्क पुच्छ, मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसको अभी बताया गया क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। ये सभी के सभी पश्च मस्तिष्क के भाग थे। अब थोड़ा सा देखा जाए मेरु रज्जु क्या होती है, इसके ऊपर देखा जाए मेरु रज्जु मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होता है। कहा जा रहा है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये मेरुरज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए क्या अगला क्या है कि ये ऊतक कैसे सुरक्षित क्या है रक्षित कर, मतलब कि किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात या अवशोषक उपलब्ध कराती हैं। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। इस प्रकार से क्या करते, एक दूसरे की रक्षा किया जाता है। आगे देखा जाता है कि तंत्रिका ऊतक के कार्य किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या है, यहाँ से देखिए तंत्रिका ऊतक के कार्य तंत्रिका कोशिका के दुरुमिता सिरे ग्राही अंगों में सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती है। अब इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेश के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, सभी को एक ही करके कवर कर दिया गया। इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पादपों में होने वाले समन्वयन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी, क्लास 10th के क्या साइंस के चैप्टर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या है जीव विज्ञान। इसके पहले वाले वीडियो में
जो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है तथा उसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इसके पहले के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सभी को एक एक कर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये जितने भी क्लास आपके लिए दिए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है तथा उतने ही आपके लिए आवश्यक होते हैं। तो इसको रिवीजन के थ्रू हम देख रहे हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे पादपों में पादपों में समन्वयन। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, समन्वयन, नियंत्रण तथा समन्वयन को पढ़ा है, जिसमें इसके पार्ट नंबर 3 को हम आज कवर करेंगे। इसके पहले का वीडियो आपको जब अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को प्रोवाइड कर दीजिएगा तथा इसके लिंक को आप आपके प्लेलिस्ट में या तो आप नियंत्रण एवं समन्वयन टीच बाय कपिल सर डालेंगे यूट्यूब चैनल पर तो भी आपको ये पादप में इससे संबंधित जितने भी लेक्चर थे सभी को एक एक कर मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग चलते हैं पादपों में समन्वयन की ओर। तो पादपों में समन्वय कहा जाता है, देखिए जिस प्रकार से जंतु में समन्वय की क्रियाएं दिखाई दे रही थी उसी प्रकार किसमें होती है, पादपों में हो रही थी, क्योंकि वहां पर आपको बताया गया रहा था कि किस प्रकार से सजीव प्राणियों में समन्वयन की क्रियाएं संपन्न होती है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस पादपों में समन्वयन को समझने से पहले देखा जा रहा है कि वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर स्पष्ट किया जा रहा है कि वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि वृद्धि, देखिए यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते, कहा जा रहा है कि यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। यह कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होती है। कहा जा रहा है कि यह कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि जब होने लगती है तो उसे कहा जाता है कि वृद्धि हो रही है, या यही वृद्धि ही वृद्धि गति कहलाती है। यह वृद्धि ये क्या थी, अनुत्क्रमणी होती। करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यह उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं कि अनुत्क्रमणी क्या होती है और उत्क्रमणी क्या होती है। आगे हम लोग देखते हैं स्फीति गति। इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है। स्फीति गति कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। कहा जा रहा है कि स्फीति जो गति होती है उसमें परिवर्तन आने के कारण होती है, इसी को कहा जाता है स्फीति गति उत्क्रमणी होती है। कहा जा रहा है कि जो वृद्धि होती है यह अनुत्क्रमणी होती है, लेकिन जो स्फीति गति होती है सदैव उत्क्रमणी होती है। अब आगे देखा जा रहा है कि अनुवर्ती गति तथा अनुचलन गति में अंतर की, देखिए क्या अनुवर्ती गति तथा अनुचलन गति में अंतर क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि अनुवर्ती गति, देखिए इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। कहा जा रहा है कि इसमें जो उद्दीपन होता है उसमें गति की दिशा का निर्धारण, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो गति होती है एक किधर से किधर की ओर, कहने का मतलब क्या, नीचे से ऊपर की ओर या शाखाओं से तने की ओर। तो उसी को कहा जा रहा है कि इसमें गति के साथ साथ क्या, गति के साथ साथ उसमें दिशाओं का निर्धारण करता है। अगला क्या है, यह स्थिति पौधे द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती। कहा जा रहा है कि यह पौधे की स्थिति जो दर्शाती है उसी में एक किसके द्वारा प्रदर्शित करता है, ये पौधे की वक्रता गति के द्वारा दर्शाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उद्दीपन के आधार पर अनुवर्ती गति अनेक प्रकार की होती है। कहा जा रहा है कि उद्दीपन के आधार पर देखा जाता है तो अनुवर्ती गति जो होती है निम्न प्रकार की होती है। कहा जाता है एक प्रकाशानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती तथा रसायनानुवर्ती होती है। अब प्रकाशानुवर्ती क्या होती है, गुरुत्वानुवर्ती क्या होती है तथा रसायनानुवर्ती क्या होती है, इसको आगे अभी आपको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से प्रकाशानुवर्ती होता है, क्या गुरुत्वानुवर्ती क्या होता है तथा रसायनानुवर्ती क्या होती है। अगला कार्य है अनुचलन गति। अनुचलन गति क्या होती है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखा जा रहा है कि इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता। कहा जा रहा है कि जो अनुचलन गति होती है इसमें दिशा का निर्धारण नहीं होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति। कहा जा रहा है कि इसके संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता रहता है, अतः यह अनुचलन गति होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुचलन तथा ताप अनुचलन होती है। अब देखा जा रहा है कि प्रकाशानुवर्ती तथा गुरुत्वानुवर्ती में अंतर क्या होता है या प्रकाशानुवर्ती क्या होती है। ये देखिए क्या प्रकाशानुवर्ती क्या होती है, देखिए प्रकाशानुवर्ती कहा जा रहा है कि सिंपल देखिए
प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश की दिशा में क्या हो जाती है, प्रकाश की दिशा में जब पादपों की वृद्धि होना शुरू हो जाता है तो उसी को प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। देखिए क्या है, एक बीज होते हैं, एक क्या है, ये बीज है, कौन सा बीज है, देखिए नहीं अच्छे से बना, यहाँ से देखिए, एक देखिए क्या, ये चने का बीज हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर दो भाग होते हैं, कहा जाता है एक प्रांकुर होता है तथा एक मूलांकुर होता है। क्या होता है, मूलांकुर होता है। दो भाग से बाहर निकलते हैं जब ये अंकुरित करता है, तो अंकुरण के समय प्रांकुर तथा मूलांकुर दो भाग होते हैं। तो देखिए मूलांकुर जो होता है, ये इसमें नाम से ही पता चला है कि मूलांकुर का कहने का तात्पर्य है मूल, मूल शब्द आ जाएगा, तो मूल मतलब क्या जाता है, ये मूल में जड़ हो गया, किसके क्या जगह है, जड़ हो गया। और प्रांकुर में हम शब्द पकड़ेंगे प्राग, प्राग मतलब क्या, प्राथमिक, क्या जगह है, प्राथमिक। और तो प्रमिश क्या जगह, एक तरीके से हम सकते हैं कि प्राथमिक तना, क्या जगह ये, तना। अब देखिए जब बीज जब अंकुरित होता है तो उसके दो भाग होते हैं, मूलांकुर तथा प्रांकुर। तो मूलांकुर सदैव जड़ की ओर स्थानांतरित होते हैं तथा प्रांकुर जो होते हैं ये प्रकाश की क्या जाता है, ये तने की ओर क्या कहते हैं, क्रमशः स्थानांतरित होते हैं। तो अब जो तना वाला भाग होता है ये क्या होता है, ये मिट्टी के से क्या कहता है, क्रमशः धीरे धीरे क्या होता है, ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बाहर निकलकर वृद्धि करता है किधर की ओर, सूर्य के ताप की ओर। तो जब सूर्य के ताप की ओर वृद्धि करता रहता है तो इस वृद्धि को ही कहा जाता है प्रकाश की गति की ओर वृद्धि। तो इसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाशानुवर्ती। लेकिन जब उसमें जब गुरुत्व मतलब गुरुत्व में क्या, पृथ्वी जिस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपनी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो कहा जाता है कि जब पादपों की वृद्धि किसके दिशा में, जब गुरुत्व की दिशा में होती है तो इसी को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्ती। सिंपल से समझ में आ गया। अब आगे देखा जाता है कि इसको कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। देखिए कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, पौधे के भाग कौन कौन से, तना, पत्ती इत्यादि का प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्ती कहलाता है। कहा जा रहा है कि कौन कौन से भाग, तो कहा जा रहा है कि पौधे का भाग, पौधे का कौन सा भाग जो क्या होता है, प्रांकुर से बाहर निकल कर जाता है। तो कौन कौन से मेन भाग हो गए, जड़ हो गया, क्या हो जाता है सॉरी, जड़ क्या है, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया तथा फूल हो गया। ये सभी के सभी क्या जाते हैं, क्रमशः ये सदैव प्रकाशानुवर्ती होते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है तो तना और पत्ती क्या होती है, प्रकाशानुवर्ती प्रदर्शित करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि पादपों में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण होता है। कहा जाता है कि जो पादपों में प्रकाशानुवर्तन की क्रियाएं होती है, या तो कहा जाता है कि जो पादपों में जो तना व पत्ती की वृद्धि होती है किसी के कारण होती है, ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण होती है। आगे देखा जा रहा है कि अब देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, देखिए आप लोगों को इसके ऊपर समझा दिया गया कि किस प्रकार से। तो कहा जा रहा है कि पौधे के किस भाग, क्या है, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर, क्या पृथ्वी के गुरुत्व की ओर उसके विपरीत गति को ही गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व की ओर या इसके विपरीत गति को ही गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जैसे तने के ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है। कहा जा रहा है कि तने ऊपर की ओर तथा क्या होती है, जड़ें जो होती है ये नीचे की ओर वृद्धि करती है, जिसे को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि जलानुवर्तन, नमी के कारण होने वाली पादप गति को जलानुवर्तन कहते हैं। देखिए जल की ओर क्रमशः पौधे का प्रत्येक शाखा कहता है, जड़ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने लगता है। तो जब गति किधर की, जल के दिशा में होती है, तो कहा जैसे सिंपल समझिए कि यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, ये पौधा हो गया। अब पौधे के यहाँ पर आपको जल की मात्रा यहाँ पर समझ में आ रही है, क्या है, पौधों को पता कि जल यहाँ पर है। जब जल यहाँ पर रहता है, जड़ क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है किधर की ओर, जल की ओर। तो जब जल की ओर वृद्धि करेगा तो इसी को कहा जाता है जलानुवर्तन।
आगे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से, तो कहा जा रहा है कि नमी के कारण होने वाली पादप गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ें, जिसमें थैलोफ्राइटा के मूलाभास कवक के हाइफा इत्यादि में देखने को मिलती है। जैसे ये अमीबा जल की ओर बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल में देखा जाता है कि अमीबा क्या होता है, ये जलीय पादप होता है जो अमीबा जल की ओर हम क्रमशः बढ़ता रहता है। आगे देखा जा रहा है कि रसानुवर्तन क्या होता है। देखिए रसानुवर्तन क्या है, देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, रसानुवर्तन पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना रसानुवर्तन कहलाता है। कहा जा रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना ही रसानुवर्तन कहलाता है। पादप हार्मोन पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। सिंपल सा कहा जा रहा है कि पौधों में उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, विकास तथा उनकी अनुक्रिया का नियमन करते हैं, उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें से पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखा जा रहा है तो ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक तथा एथाइलिन हार्मोन्स होते हैं। एक एक कर इसको हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं। आगे देखिए क्या है, ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, इसको देखा जा रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन पौधों में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकना, कायिक प्रजनन में सहायता करना तथा खरपतवार नियंत्रण इत्यादि में ऑक्सिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, देखिए ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, या कहा जाता है कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन की उपस्थिति पौधों में सभी जगह होती रहती है तथा यह सदैव वृद्धि करने वाली जगह पर, यह कहा जाता है कि वृद्धि करने वाले शाखाओं पर इसकी सांद्रता अधिक दिखाई देती है। जैसे कहा जाता है कि पादपों में जो वृद्धि की क्रिया होती है वो क्रिया क्या करती है, विभज्योतकी क्रिया कराती है। तो विभज्योतकी क्रियाओं में ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है इसकी मात्रा अधिक दिखाई देती है। तो अब कहा जाता है कि ये जो क्रियाएं होती रहती है, ये ऑक्सिन का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, ऑक्सिन का निर्माण विभाजन व दीर्घन करती हुई कोशिकाओं में होता रहता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है यह सदैव वृद्धि करने में सहायक होती है। तो वृद्धि करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोशिका में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना तथा फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकना। कहा जाता है कि फल व पत्ती को क्या कहता है, जो हमेशा क्या होते हैं पत्तियां व फल गिरते रहते हैं, तो उसको रोकने का कार्य किसका होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स का होता है। कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार का नियंत्रण करना, ये सभी का ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि जिबरेलिन हार्मोन्स क्या आते हैं, तो जिबरेलिन देखिए कहा जा रहा है कि यह पौधे के ऊपरी सिरे तथा भ्रूण में बनता है। कहा जा रहा था कि जो जिबरेलिन होता है यह पौधे के ऊपरी सिरे तथा भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। कहा जा रहा है कि वृद्धि जब क्या होता है, पादपों में वृद्धि असीमित होने लगती है तो वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, जिबरेलिन का होता है। तो कहा जाता है कि ये फफूंद में क्या होता है, ये फफूंद तथा कहा जा सकता है जो कवक होते हैं इसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ फफूंद होती हैं जो इसको अलग करने का कार्य करते हैं। तो कहा जाता है कि जो जिबरेलिन होता है यह शैवाल, कवक से लेकर पुष्पी पादप सभी में पाया जाता है। अभी तक लगभग में 50 से भी अधिक जिबरेलिन ज्ञात किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि लगभग में 50 से अधिक, कहा जा रहा है कितने, 50 से अधिक जिबरेलिन पादपों में दिखाई दे चुके हैं, यहाँ तक कहा जा सकता है ज्ञात हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य भाग क्या क्या होता है, इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए तने की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों के खिलने में सहायता करना, कुछ पौधों में अनिषेक फलन उत्पन्न करना, ये सभी के सभी कार्य जिबरेलिन का होता है।
अब अगला कहा जा रहा है कि साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि मिलर व उसके सहयोगियों ने क्या कि सबसे पहले साइटोकाइनिन्स की खोज किए थे। कहा जा रहा है कि मिलर व उनके कुछ सहयोगी मित्र थे जिनके द्वारा पहली बार साइटोकाइनिन की खोज किया गया था। यह सदैव क्या होता है, यह ईस्ट की डीएनए, कहा जाए कि इसे ईस्ट डीएनए से प्राप्त किया गया था, जिसमें काइनेटिन क्या होता है, काइनेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइनेटिन पाया जाता है। काइनेटिन पाया जाता है। तो कहा जा रहा है इसमें कि यह पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तथा कहा जा रहा है कि देखिए जो साइटोकाइनेसिस होता है यह कोशिका विभाजन में तथा कोशिका के दीर्घन तथा भिन्नता में तथा इसके शीर्ष प्रमुखता या प्रतिरोधन में एक अहम भूमिका निभाता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग इसको अच्छे से नोट्स वाइज समझते हैं कि देखिए साइटोकाइनेसिस का मुख्य कार्य क्या होता है। इसको देखिए कि देखिए कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जीर्णन को नष्ट करता, कहा जाता है कि इस जीर्णन को भी क्या करता है, धीरे धीरे ये नष्ट करता है तथा सुषुप्तावस्था को भी नष्ट करता रहता है। इस प्रकार से इस्तेमाल किसका होता है? साइटोकाइनेसिस का होता है। अगला कहा जा रहा है कि एब्सिसिक अम्ल होता है। और देखिए एब्सिसिक अम्ल क्या होते हैं? अब एब्सिसिक देखा जाता है कि देखिए यह एक सर्वाधिक सामान्य वृद्धि रोधक होता है। कहा जा रहा है कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? तो ये एब्सिसिक हार्मोन होता है। तो वृद्धि को रोकना, देखिए वृद्धि किसके कारण होती है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। उसको बैलेंस करने का कार्य किसका होता है? जिबरेलिन के कारण। तथा उसमें देखा जाता है कि उसमें कोशिकाओं का विभाजन किसके कारण होता है? तो साइटोकाइनेसिस के कारण होती है। लेकिन वृद्धि को रोकने का कार्य किसका होता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल का होता है। तो कहा जा रहा है कि वृद्धि, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है। तो कहा जाता है प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। जो एब्सिसिक अम्ल होता है यह प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। प्रोटीन कहने का मतलब क्या? ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है यह प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। सूखे की स्थिति में रंध्र को बंद करना होता है। कहा जा रहा है कि जब सूखा पड़ने लगता है तो सूखे की स्थिति में जो पादपों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है जिसे रंध्र कहा जाता है, तो रंध्रों को बंद करने का कार्य किसका होता है? एब्सिसिक अम्ल का होता है। अब देखा जाता है कि एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में, तनों में, फलों में तथा बीजों में अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित होता है। कहाँ पे होता है? जो एब्सिसिक अम्ल होता है। देखिए सिंपल सा है, जब रंध्र की बात किया जा रहा है तो रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रंध्र आपके देखा जाता है कि पत्तियों में, तने में, फलों में तथा बीजों में ये अधिकांशतः पाए जाते हैं, जो क्लोरोफिल में इसका निर्माण किया जाता है। तो कहा जाता है कि सामान्य स्तर पर देखा जाता है कि जो इसका स्थानांतरण किया जाता है तो इसका स्थानांतरण सक्रिय विसरण द्वारा तथा संवहन तंत्र के विशेषकर फ्लोएम द्वारा होता है। कहा जाता है कि एब्सिसिक अम्ल किसमें होता है? जाइलम या फ्लोएम में। तो ये फ्लोएम में इसका स्थानांतरण किया जाता है। क्या होता है? फ्लोएम में। अब फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फ्लोएम तथा जाइलम का पादपों में क्या कार्य होता है। और जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का आपका जटिल ऊतक है कि अस्थायी ऊतक है या कोशिकाएं हैं? कोशिका है कि ऊतक है? तो ऊतक है तो कौन सा ऊतक है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एब्सिसिक अम्ल होते हैं इसमें का कार्य अगर देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये क्या स्टोमेटा को भी बंद या रंध्र को बंद करने का मुख्य कार्य इसका होता है। अगला देखा जा रहा है कि एथाइलिन क्या है? एथिलीन अम्ल क्या होते हैं? ये देखिए एथिलीन या एथाइलिन क्या होता है? फलों को पकने में सहायता करना। कहा जा रहा है कि देखिए जो सिंपल देखिए कि ये जो होता है एथिलीन, यह एकमात्र प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन होता है। पादपों में पाया जाने वाला गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये एथिलीन होता है। तो इसमें फल परिपक्वन हार्मोन कहा जाता है कि सिंपल सा फल परिपक्वन का मतलब क्या जाता है कि यहाँ पर फल को पकाने वाले हार्मोन्स या फल को पकाने की कैपेसिटी इसके पास पाई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है इसे फल परिपक्वन हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर पादपों के फलों में परिपक्वन के समय इसका निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि अधिकतम पादपों में जो फल पकने की अवस्था में आ जाता है तो इसका निर्माण किया जाता है। तो कहा जाता है कि एथिलीन अम्ल का प्रयोग क्या होता है? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। तो
फलों को पकाने में सहायता होता है, तने के फूलों में सहायता कहा जाता है कि तनों के फूलने में भी सहायता करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। ये सभी के सभी कार्य किसका होता है? एथिलीन का होता है। अब कहा जाता है कि एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसके प्रभाव में समव्यापी कहा जाता है कि एक समान प्रकार से वृद्धि होती है, जिससे आयतन में वृद्धि होता है। इसमें इससे क्या होता है? समान या समव्यापी वृद्धि होता है, जिसमें जिससे कारण या जिससे आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह तने की लंबाई से वृद्धि को कम किंतु मोटाई में अधिक होती है। कहा जाए कि तने की लंबाई में वृद्धि तो कम किंतु मोटाई अधिक होती है। अब देखा जाता है कि इसके प्रभाव से पार्श्व कलिका की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। कहा जाता है क्योंकि जो कलिकाएं होती है ये क्या होती है? बहुत ही कम मात्रा में ये वृद्धि करती है। कहा जाता है कि इसकी वृद्धि क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह कलमों से जड़ की उत्पत्ति या पार्श्व मूलों का निर्माण, मूल रोमों का निर्माण इत्यादि का प्रेरण करता है। अब कहा जाता है कि इसकी अधिक सांद्रता पुष्पों में निद्रा रोग उत्पन्न करती है तथा ऑक्सीजन के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करके तने पर गुरुत्वानुवर्तन के प्रभाव को नष्ट कर देती है। ये सभी के सभी कार्य एथिलीन या एथिलीन के कार्य थे। तो इस प्रकार से पादप हार्मोन को आज हम लोग कंप्लीट किए। आगे देखा जा रहा है कि हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर क्या होते हैं। ठीक है क्या? हार्मोन्स तथा एंजाइम में क्या अंतर होते हैं? तो हार्मोन्स को देखते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अन्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कहा जा रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अन्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इनका वहन रुधिर द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि जो हार्मोन्स होता है इसका परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। तो ये उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉयड या पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। तो ये क्या थे? ये आपके हार्मोन्स थे। तो आगे देखा जा रहा है कि एंजाइम का कार्य क्या था। ये देखिए एंजाइम जो होता है, एंजाइम देखिए, एंजाइम ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो वृद्धि क्या जो वही स्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं लेकिन ये वही स्रावी ग्रंथियों के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनका वहन नलिकाओं द्वारा आता है। जो एंजाइम होते हैं इसका वहन किसके द्वारा किया जाता है? ये नलिकाओं द्वारा होता है, लेकिन जो हार्मोन्स था उसमें रुधिर वाहिनियों के द्वारा इसका स्थानांतरण किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये उपापचयी क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है? तो ये जो कहा जाता है कि जैविक शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया या जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करना या कम और अधिक करना किसका कार्य होता है? उत्प्रेरक का होता है। तो उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ए प्रोटीन होते हैं। कहा जाता है ए एक प्रकार के एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? ए प्रोटीन होते हैं, लेकिन हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होता है। तो अब देखा जा रहा है कि अंतःस्रावी तथा वहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। अब हम लोग अच्छे से देखते हैं कि अंतःस्रावी तथा वहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। देखिए ग्रंथि क्या होता है? जब शरीर में से कुछ जब रस या एंजाइम का श्रावण किया जाता है तो उसी को कहा जाता है ग्रंथि कहा जाता है। तो देखा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका विहीन ग्रंथि जो अंतःस्रावी होती है, ये नलिका विहीन मतलब क्या? ये किसी भी नलिकाओं में नहीं बहता है। तो कहा जाता है कि ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। कहा जा रहा है कि इसके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये रुधिर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कहा जा रहा है कि ये विशेष अंग की उचित वृद्धि और कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वही स्रावी ग्रंथि क्या होती है? ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती है। कहा जा रहा है कि इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचना है तथा ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या होती है। आगे देखा जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर अगर अंतर आता है तो आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से लिखना है। देखिए क्या है
ये सामान्यतः एपिथेलियमी स्तरों से संचरित नलिकाएं द्वारा जुड़ी होती है, लेकिन अंतःस्रावी जो होती है, जो एंडोक्राइन होती है, ये संबंधित एपिथेलियम से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये स्रावित पदार्थों को नलिकाओं द्वारा अंग विशेष विशेष में पहुंचाते। कहा जा रहा है कि अंग विशेष में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? बहिस्रावी का होता है, लेकिन अंतःस्रावी होती है। अंतःस्रावी पदार्थों को रक्त के माध्यम से विसरित किया जाता है। कहा था इन्हें कि इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि, इससे इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन नलिका युक्त कहा जाता है कि बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है नलिकाओं में बहती है, लेकिन इसे नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका विहीन होती है, मतलब बिना नलिकाओं के चलती स्थानांतरित होती है। अब कहा जा रहा है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है ये ग्रंथियों से विभिन्न विभिन्न पदार्थ स्वेद, लार, दुग्ध, सीकम, कर्णमोम, एंजाइम इत्यादि स्रावित होते हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है यह पादपों में हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जो हार्मोन्स होते हैं इसका स्रावण किया जाता है। इस प्रकार से देखिए अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में देखिए। अब देखा जाता है कि कुछ मानव में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि तथा उससे संबंधित स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स कौन कौन से, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि क्या आती है? यह मस्तिष्क में होती है। कहा जाए कि यह मस्तिष्क में होती है और यह मस्तिष्क के ऊपर, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, या इसी चैप्टर का पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मस्तिष्क के क्या भाग हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सभी मस्तिष्कों का कौन कौन से भाग का क्या कार्य है, सभी को अच्छे से समझाया गया है। तो कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मटर के दाने के बराबर होती रहती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते। कहा जा रहा है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। यह मटर के दाने के लगभग बराबर होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं। अब देखा जा रहा है कि नंबर 1 वृद्धि हार्मोन, इसे GH कहा जा रहा है कि GH या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करते। कहा जाता है इसे ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। यह अस्थियों तथा ऊतकों में की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है। इसे ADH का मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। यह वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता। कहा जाता है कि वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि अगला कहा जा रहा है कि ACTH देखिए क्या है, ACTH हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो देखिए ACTH क्या है, तो इसको ACTH हार्मोन्स को सिंपल सा देखिए कहा जा रहा है कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या होता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। यह कार्टिसोन निर्माण के लिए अधिवृक्क कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है। या कहा जा सकता है कि जो ACTH हार्मोन्स होता है यह अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कुट भाग को स्रावण के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला है FSH हार्मोन्स, जिसे पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स या कहा जाता है कि इसे नेक्स्ट कहा जाता है कि FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यह पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स होता है। यह पुरुषों में वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। तो कहा जा रहा है कि यह पुरुषों में वृषण की शुक्र जनन नलिका की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। स्त्रियों में यह अंडाशयों की ग्रैफियन पुट्टिका की वृद्धि और विकास तथा अंड जनन तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है। कहा जा रहा है कि यह
एस्ट्रोजन स्रावण के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। तो कहा जा रहा, अब इस प्रकार से आगे देखा जा रहा है कि यह थायरॉयड, नेक्स्ट का है, यह थायरॉक्सिन के स्रावण के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि क्या होती है। थायराइड यह गले में स्थित होती है, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन उपापचय तथा वृद्धि की दर नियंत्रित करती है। इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से भीमकायिता रोग उत्पन्न हो जाता है। कहा जा रहा है कि इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से भीमकायिता रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो गले के मध्य कंठ के पास पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है। इस प्रकार से थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में लोग देखिए आगे देखा जा रहा है कि अग्नाशय क्या होती है। अग्नाशय में क्या होते हैं? नेक्स्ट के अग्नाशय में देखिए, अग्नाशय एक ऐसा अंग होता है जो शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। और अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी के ऊपर आपको इसके पहले समझा दिया गया कि अंतर को बहिःस्रावी क्या होता है और अंतःस्रावी क्या होती है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसके लैंगरहैंस की दीपिका कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बीटा अल्फा बीटा गामा या अग्नाशय के ऊपर, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की इसमें बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसमें किस प्रकार से लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है। और लैंगरहैंस दीपिका में क्या होता है? बीटा कोशिकाएं कहा जा रहा है कि इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इन्हीं इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा ही अग्नाशयी रस का स्रावण किया जाता है। तो इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन एक प्रकार का बीटा कोशिका या बीटा कोशिकाएं होती है। ये बीटा कोशिकाएं क्या होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रकार की अल्फा बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, जो मधुमेह रोग को, या कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। अगला करके अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड होता है। इससे एक वृक्क की ऊपरी सिराओं में का अधिवृक्क, देखिए अधिवृक्क मतलब आधा हिस्सा ये कहाँ पे पाई जाती है? वृक्क के ऊपर पाई जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है इसका अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इससे कार्टिसोन का स्रावण होता है। कार्टिसोन प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। इससे स्रावित होने का कार्य क्या? तो कार्टिसोन नामक पदार्थ का स्रावण करता है, जो कार्टिसोन प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि अंडाशय यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है। यह हार्मोन्स मादा लवणों का विकास करता है। कहा जा रहा है कि यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता रहता है। यह हार्मोन्स मादा लवणों का भी विकास करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वृषण यह टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करता है। यह देखिए टेस्ट में, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। तो टेस्ट मतलब क्या? दोनों में, जहाँ पर टेस्ट यहाँ पर भी टेस्ट और यहाँ पर भी, तो इसलिए जब भी वृषण शब्द या नर जनन अंगों की बात किया जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। बाकी जो भी अगर रहेगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, ये होता है मादा हार्मोन्स होता है। तो कहा जाए टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करता है। यह हार्मोन्स क्या था? नर लक्षणों का विकास करता रहता है। आगे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि देखिए मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि इसमें पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए पीनियल ग्रंथि यहाँ पर हो गई, ये पीनियल ग्रंथि हो गई जो मस्तिष्क में पाई जाती है। उसी के नीचे आपका देखा जा रहा है कि कौन सा पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग देखें कि मटर के बीज के समान होता है, ये आप मस्तिष्क में पाया जाने वाला होता है। तो पीनियल ग्रंथि के मध्य के पास क्या पाया जाता है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिए अवटु ग्रंथि होती है। अवटु ग्रंथि के पास ही क्या था? अधिवृक्क ग्रंथियां होती है या थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। इन्हीं थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा यहाँ पर क्या देखिए पर अवटु तथा परावटु ग्रंथि होती है, उसके ऊपरी तथा मध्य हिस्से के में पाए जाते हैं। इन्हीं हिस्सों के मध्य में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखा जा रहा है कि एक किसके है? इंडर हार्मोन से, इसमें अग्नाशय होता है। अग्नाशय से कौन से
कौन से हार्मोन्स का स्राव किया गया था, इसको हम लोग अभी देखें। आगे देखा जा रहा है कि वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ये वृक्क के आधे हिस्से में क्या पाया जाने वाला ग्रंथि होती है। इसके बाद वृषण होता है। वृषण में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। ये थे नर हार्मोन। अब इसमें से क्या थे, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो नर तथा मादा दोनों में कॉमन होते हैं। देखिए इसमें भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, तो इसमें भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। जैसे इसको यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखा जा रहा है कि इसमें भी पीयूष ग्रंथि थी, पिनियल ग्रंथि, इसमें भी पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि दोनों में, ऑटो ग्रंथि दोनों में और पराऑटो ग्रंथि दोनों में, तथा देखा जा रहा है तो थाइमस ग्रंथि दोनों में, अग्नाशय में भी दोनों में पाए जाते हैं, अधिवृषण भी दोनों में। लेकिन बस देखा जाता है तो दोनों में अंतर क्या था, जो वृषण ग्रंथि होती है वो और अपने क्या होता है मादा में जो वृषण क्या होते हैं, जो जैसे कहा जाता है कि जो लैंगिक हार्मोन जो होता है ये नर में अलग होता है, तथा लैंगिक हार्मोन जो मादा में होती है इसमें अलग होता है। बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं सभी के सभी दोनों में कॉमन होते हैं। तो उसमें अलग प्रकार के देखिए, जो मेल होते हैं या नर होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेकिन जो मादा होती है इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस प्रकार से नर तथा मादा हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन कहाँ पे से स्रावित होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है। ये देखिए, अब यहाँ से नर में देखा जाए, सिंपल से कहा जाए कि अपने लैंगिक अंग के ऊपरी हिस्से में देखा जाता है ये सभी के सभी लक्षण एक बराबर है दोनों में। सिर्फ लैंगिक लक्षणों में देखा जाता है, वृषण में अब अलग हार्मोन्स पाया जाता है और अंडाशय में अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। आगे देखा जा रहा है कि कुछ ग्रंथियां होती है तथा उसके स्रावित कौन सा हार्मोन्स होता है तथा उन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि कुछ ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये वृद्धि हार्मोन्स होता है। वृद्धि हार्मोन्स के साथ साथ कहा जाता है कि ये वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला कार्य कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ये हाइपोथैलेमस मुक्त हार्मोन्स होता है, जो ग्रंथियों से हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता। कहा जाता है कि प्रत्येक ग्रंथि जो होती है ये किस प्रकार से हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स के स्रावण को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। इसी कारण से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि या इसी को अवटु ग्रंथि कहा जाता है। तो ये थायरॉक्सिन का स्राव करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पैराथायराइड ग्रंथि या परावटु ग्रंथि होती है। ये कैल्सिटोनिन तथा पैराथार्मोन नामक दो प्रकार का हार्मोन का स्राव करती है। ये देखिए, जो कैल्सिटोनिन होता है ये कैल्शियम का स्रावण को बढ़ाता है, तथा जो पैराथायराइड होता है ये फास्फोरस के स्तर को कम करता है। कहा जा रहा है कि कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य कैल्सिटोनिन तथा पैराथायराइड क्या करता है, पैराथार्मोन्स होता है, जो फास्फेट का स्तर को कम करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एड्रिनल क्या होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो हृदय की धड़कन की गति क्या होता है, हृदय की धड़कन की गति तथा श्वास दर को बढ़ाता है। अगला कहा जा रहा है कि अग्नाशय देखिए क्या है। अग्नाशय में देखा जा रहा है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसमें इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन दो प्रकार का हार्मोन का स्राव होता है। तो इंसुलिन जो होता है यह रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करता रहता है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऊपर आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। अगला कहा कि ग्लूकेगॉन ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करने का कार्य इंसुलिन का तथा उसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य ग्लूकागॉन का होता है। नेक्स्ट वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये कहा जाता है कि नर सेक्स अंगों तथा गुड़ों का विकास एवं निर्धारण, जैसे मोक्ष, दाढ़ी इत्यादि शुक्राणु का निर्माण करता है। अगला कहा कि अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। कहा है मादा गुड़ों का निर्धारण, मादा जननांगों का विकास तथा अंडाणु का निर्माण होता है। अगला कहा कि थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। रोग निरोधक क्षमता पैदा करना होता है। तथा पीनियल ग्रंथि क्या होती है,
मेलाटोनिन उद्दीपन के कारण मेलाटोनिन उद्दीपन का स्राव किया जाता है, जिसमें मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से प्रत्येक हार्मोन्स का कार्य क्या थे, इसको हम लोग अच्छे से कवर किए। आगे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको अच्छे समझते हैं। देखिए क्या है कि जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है, कुछ अमिश्रित होती है तथा कुछ अन्य संरचनाएं वाला होती है। इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। देखिए क्या है नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि कौन कौन सी होती है, इसको देखा जा रहा है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि तथा अधिवृक्क ग्रंथि, ये सभी की सभी नलिका विहीन ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि कहती यह स्वरयंत्र के समीप स्थित द्विपार्लिक ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगी होती है। पैराथायराइड यह थायराइड ग्रंथि से लगी होती है तथा अधिवृक्क ग्रंथि यह वृक्क से लगी हुई होती है। ये सभी के सभी हार्मोन्स कहते हैं, ये नलिका विहीन होती है। अगर कहा मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यहाँ ये अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय यह ग्रहणी के दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है। अगर करके अन्य संरचना वाले कौन कौन से जनन अंग, वृषण तथा अंडाशय होते हैं तथा जरायुज में होते हैं। जरायुज तथा अंडयुज क्या होते हैं, इसके ऊपर आप लोग के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। या जरायुज क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं उसे जरायुज कहा जाता है। जो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उसे अंडयुज कहा जाता है। तो आहार नाल श्लेष्मिका में आहार नाल की श्लेष्मिका के द्वारा स्रावित होने वाला ग्रंथि होती है। इस प्रकार से आज हम लोग नियंत्रण तथा समन्वयन के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सभी को एक एक कर कवर किया गया है। ये जितना भी आपको पढ़ाया गया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट भी है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को सही शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने मित्रों को और शेयर करिए तथा चैनल को लाइक करिए। और क्लास कैसे लग रही है इसकी प्रतिक्रिया को आप लोग देना ना भूलिए। कल मिलते हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।